नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत दीक्षित, आपका भाई, आपका बेटा, आपके अपने चैनल खट्टे मीठे सवाल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे कानपुर से मैं ब्राह्मण हूँ महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दुर्गेश मणि त्रिपाठी जी से। चलिए आइए कुछ बात करते हैं। भैया आप अपना परिचय दे दीजिए। तो पहले तो आपको शुभकामनाएं प्रशांत जी, जो आपने खट्टे मीठे सवालों में मुझे मौका दिया बोलने का। मैं परिचय तो आपने मेरा खुद ही दे दिया कि मैं अध्यक्षता हूँ पेशे से, और दुर्गेश मणि त्रिपाठी मेरा नाम है, और मैं ब्राह्मण महासभा का अध्यक्ष हूँ। भैया आपका राजनीतिक जीवन था पहले, तो ये आपका कब चालू हुआ और कैसे चालू हुआ? और बचपन से ही पारिवारिक बैकग्राउंड ही राजनीतिक रहा। पूरे परिवार में सब लोग नेता ही पैदा हुए तो मैं भी नेता बन गया। भारत देश में नेता बनना आसान है, तो नेता बनने की तरफ तो पिताजी ने बहुत मारा पीटा सुधारा, फिर पढ़ाई लिखाई भी करी, लेकिन मन में एक सामाजिक भावना थी, समाज की सेवा करने का एक था विषय। तो करते करते धीरे धीरे कुल मिला के अब राजनीतिक ही जीवन है। जैसे कि हर एक बच्चे का सपना हो, जैसे जिसको क्रिकेटर बनना होता है तो वो अपने किसी एक क्रिकेटर का नाम लेके मतलब उसको ऊपर चलता है, पूरी उसी की राह पे चलता है। वैसे आपको कौन से नेता सबसे अच्छे लगते हैं, या आपसे किसको प्रेरणा मिलती है आपसे? अगर भारतीय राजनीति की बात करी जाए तो मैं दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इंदिरा जी और राजीव गांधी जी, इनसे बड़ा प्रेरित हूँ। ये चारों लोग जो है मेरे आदर्श हैं भारतीय राजनीति के हिसाब से। सांस्कृतिक में जाए तो मैं विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानता हूँ कि उन्होंने जो विश्व को राह दिखाई वो वाकई सुदृढ़ राह थी, और अगर उस पर विश्व चलता तो शायद आज हम लोग बहुत सुख समृद्धि और शांति से होते। जैसे अगला सवाल हमारा है कि भैया आप हाल में ही एक ब्राह्मण नेता ने बयान दिया था कि पूरे उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर विकास दुबे की तस्वीर लगाएंगे, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बोला, मैं चूँकि ब्राह्मणों की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि ब्राह्मण जाति पे अत्याचार होना बहुत लगभग 47 के बाद से लगातार चालू है। लेकिन हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो मानसिक विकृति के शिकार हैं। हम लोग को लड़ाई लड़नी चाहिए निर्दोष और जो जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए, ना कि मैं कभी ये नहीं, मैं भी लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी ये जस्टिफाई नहीं किया कि विकास दुबे या श्री प्रकाश शुक्ला जैसे लोग, उनको मैं ये कहूँ कि वो इतने महान थे कि उनकी मूर्ति लगे। मैं कभी, ब्राह्मण समाज बौद्धिक समाज है, वो इस विषय में कभी ऐसे बयानों के पक्ष में नहीं रहेगा, और बहुत ही निंदनीय और बहुत ही शर्मनाक बयान है ये। कहीं न कहीं ब्राह्मणों को नीचा दिखाने का इस बयान ने काम किया कि एक ब्राह्मणों के नेता ने ऐसा बोला। जैसा कि आप, हमें पता है कि आप पेशे से एडवोकेट हैं और आपके लिए सभी कास्ट बराबर हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो अभी 2 वर्षों में कि आपको ऐसा लगा कि ब्राह्मणों पे सच में अत्याचार हो रहा है? देखिए, जो अधिवक्ता हूँ मैं, तो वो मेरा व्यापार है, और ब्राह्मण मेरा परिवार है। जब मैं अपने व्यापार में रहता हूँ तो मेरे लिए कोई मेरी जाति नहीं होती, लेकिन जब मुझे ये दिखता है कि कहीं पे किसी ब्राह्मण के साथ अन्याय हो रहा है तो वहाँ पे वो मुझे अपने परिवार जैसा लगता है, इसलिए मुझे वहाँ पे दर्द होता है। जब मुझे दर्द होता है तो मैं बोलता हूँ, और अत्याचार लगातार हुआ है इसीलिए मैं बोला, क्योंकि मैं तो खुद भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, आज भी हूँ। और लेकिन मुझे ये लगा कि जिस पार्टी को मैंने सबसे ज़्यादा प्रेम किया, जो मेरी आइडियोलॉजी में मैंने अपने जीवन का पहला वोट जब दिया बालिग होने के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी को दिया, और शायद आखिरी वोट भी मैंने भारतीय जनता पार्टी को ही दिया था। मैं शायद इस पक्ष में नहीं हूँ कि मैं उनको दूं या ना दूं, लेकिन मुझे लगाव है अपने समाज से। मेरा समाज बौद्धिक समाज है, उसने और समाज को दिशा देने का प्रयास किया है, तो ब्राह्मण समाज बहुत ही बौद्धिक समाज है। अच्छा, जैसे आपने ब्राह्मण संगठन जब बनाया तो सबसे, जब योगी सरकार थी तो उसके बाद से ही आप बीजेपी में पार्टी में कार्यरत थे, ठीक है, तो उसमें आपने योगी सरकार के ही खिलाफ सबसे ज़्यादा बयान दिए। क्या योगी सरकार में ही ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा है या सभी सरकारों में लगातार होता चला आया है? नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि लगातार की अत्याचार तो निरंतर और 47 के बाद से हो रहा है, किसी न किसी रूप में आए, चाहे आरक्षण के रूप में हो, चाहे SC एक्ट के रूप में हो, चाहे कोई भी रूप हो, ब्राह्मणों को नीचा दिखाने का निरंतर प्रयास किया गया। लेकिन चूंकि ब्राह्मणों ने एक उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी और योगी जी को चुना, मैं खुद योगी जी को अपना बड़ा आदर्श मानता था, लेकिन जब मैंने मानसिकता चेक करी, जब मैंने ये देखा कि अरे यार, ये तो मैंने तो जिसको अपना माना उसने भी मेरी बैंड बजा दी, तो फिर मेरे अंदर का वो ज्वाला फट गया कि अब हम कहाँ जाएं, मेरा कौन रह गया। तो और चूंकि मैं जिस दल से ताल्लुक़ रखता हूँ, भारतीय जनता पार्टी, उसने ये शिक्षा दी कि अन्याय अगर हो रहा है तो आप बोलिए। तो मैं अपने दल के आदर्शों पे था कि अगर अन्याय होगा तो मैं अपने
दल के मुखिया से भी लड़ूंगा। यही भारतीय जनता पार्टी की सोच थी और उस पर मैं हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी मुझे निकालना चाहे निकाल दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज की डेट में मेरा परिवार खुद बड़ा विस्तृत है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन लोगों की सोच से। आप जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें पहले आप अकेले थे, आज आपके साथ काफ़ी बड़ा काफिला है, ठीक है, लेकिन अभी कभी कभी ऐसा लगता होगा आपको कि आपका मनोबल टूट रहा हो, किसी कोई बात ऐसी होती होगी जब आपका मनोबल टूटता है तो आप क्या करते हैं? देखिए, मैं वो बेशर्म इंसान हूँ जिसका मनोबल डेली टूटता है और डेली उठता है। तो मेरा मनोबल गिरने का मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे ही मेरा मनोबल टूटता है तो वैसे ही मुझे कोई ऐसी चीज़ दिख जाती है जो मेरा मनोबल बढ़ा देती है। अब बहुत से छोटे भाई हैं और बहुत से लोग हैं, परिवार के ऐसे सदस्य हैं जो मुझे लगातार प्रेरित करते हैं अच्छा काम करने के लिए। और मेरी एक ये सोच है कि जब हम नदी में तैर रहे हैं, आधी दूरी तक पहुंच गए हैं, तो मैं पीछे क्यों जाऊं, मैं आगे ही क्यों ना जाऊं। पीछे जाऊंगा तो मुझे मौत मिलेगी, आगे हो सकता है डूबते को तिनके का सहारा मिले। तो मैं निरंतर आगे बढ़ने की तरफ प्रेरित होता हूं और मुझे बहुत गर्व है कि इस उम्र में आकर मुझे लोग एक ब्राह्मण नेता के रूप में मानते हैं, और जबकि हमारे ब्राह्मण समाज में एक से बढ़कर एक बौद्धिक लोग हैं, उसके बावजूद मुझे रिकग्नाइजेशन मिल रही है, मुझे प्रेम मिल रहा है, तो ये मेरे लिए व्यक्तिगत बड़ा गर्व का अनुभव है। जैसा कि आपने सुना होगा, भीम आर्मी प्रमुख हैं आज़ाद चंद्रशेखर रावण, जो काफ़ी बार सुर्खियों में आ चुके हैं, जिन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ काफ़ी बयान दिए हैं, उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, वो क्या हैं, वो मेंटल सिक लगते हैं मुझे कभी कभी, लेकिन उनका नाम ही है चंद्रशेखर आज़ाद रावण। जो जो नाम वो लेके चल रहे हैं वो खुद ब्राह्मणों का नाम है, यानी वो ब्राह्मणों को ही अपना आदर्श मानते हैं। उनकी राजनीतिक मजबूरी है जो वो ब्राह्मणों को गाली देते हैं, वरना उनमें कोई दम नहीं है, वो तो केवल एक एक दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो जब वो खुद हमारे समाज के बड़े चंद्रशेखर आज़ाद और रावण को आदर्श मान के चल रहे हैं, तो फिर आप सोचो, पॉलिटिकली मजबूरी है उनकी, उनकी बातों को बहुत ज़्यादा हमारा समाज महत्व नहीं देता। हाल में ही किसान आंदोलन चल रहा था, अभी भी चल रहा है, तो उसमें जो 26 जनवरी में अभी जो ये लाल किले में बलवा हुआ, उसके बारे में क्या है, किसानों ने सही किया या गलत किया? देखिए, किसान जो देश का है वो तिरंगे का तो अपमान नहीं कर सकता, और अगर किया था तो वो किसान नहीं हो सकता। और जिसने बलवा किया, हमारी तो ये सोच थी कि अगर तिरंगे का अपमान किसी ने किया, तिरंगे को छुआ, तो शूट एंड साइड वहीं गोली मार के गिरा देना चाहिए था सरकार को। क्यों नहीं गिराया? तो वो कौन लोग थे, प्लांटेड थे, क्या थे, तो जात का विषय है, लेकिन फिलहाल वो पकड़े गए हैं। वो किसान नहीं थे। भारत का किसान अनाज उपजाता है, आर्थिक समृद्धि देता है देश को, और अपने देश के लिए कार्य करता है। किसान का ही बेटा सेना में जाता है, किसी नेता का बेटा सेना में नहीं गया, किसान का ही बेटा जाता है। तो उन किसानों को, कुछ लोगों की वजह से हम संपूर्ण किसान को देशद्रोही बोल दें तो ये उचित नहीं है। खास तौर से सिख धर्म से जुड़े हुए लोगों को मैं व्यक्तिगत सिखों की बड़ी इज्जत करता हूं, क्योंकि अगर वो न होते तो शायद आज भारत एक इस्लामिक राष्ट्र होता। तो सिखों का सम्मान करना चाहिए, और किसान कभी देशद्रोही भारत देश का नहीं हो सकता। जैसे कि आप इस भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, तो क्या आपके मन में कभी ऐसा विचार आया कि चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, इसके मन में कोई विचार आया? और मान लीजिए आपको कभी मौका मिलता है चुनाव लड़ने का, तो क्या आप ब्राह्मण जाति को पहले से वो वरीयता देंगे, या फिर आप सबका साथ सबका विकास लेके चलेंगे? तो भैया देखो, पहली बात तो हमारे अंदर चुनाव लड़ने वाली योग्यता है ही नहीं, ठीक है। तो हम हैं धुर मूर्ख व्यक्ति। दूसरी चीज़ ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी से इसलिए नहीं जुड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमें सैलरी देती है। मैं भारतीय जनता पार्टी को प्रेम इसलिए करता हूँ, या इसलिए किया मैंने, क्योंकि उसका जो मुद्दे थे, जो उसकी आइडियोलॉजी है, वो नेशनल इंटरेस्ट की है। चाहे 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे जो भी विषय हो। भारतीय जनता पार्टी में बुराई नहीं है, एक व्यक्ति विशेष में पूरी बुराई है जिसने ब्राह्मण समाज को टारगेट करके कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी से मेरी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी रही बात चुनाव की, तो और मेरे ब्राह्मणों के लिए मेरे किए जा रहे कार्यों की, तो जब भी ये विषय आएगा कि आपको चुनाव लड़ना है कि ब्राह्मणों का हित देखना है, ब्राह्मण का हित किस में ज़्यादा होगा, मैं हमेशा उसी बार राह को चुनूंगा जहाँ पे ब्राह्मण समाज का हित ज़्यादा होगा। मेरे लिए दूसरी चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। जब से आपने संगठन बनाया है, तब से आपकी जो पर्सनल लाइफ चल रही थी पहले में और अब में, क्या अंतर आया है? तो देखो, बीपी हो गया है 200 और 100 के करीब चलता है नीचे वाला। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, और इलाज चालू हो चुका है, और बड़ा मज़ा आता है इलाज कराने में। गोली खाने के बाद बड़ी बढ़िया नींद आती है मुझे। तो कुल मिलाकर ये है कि समाज की जब मैं टेंशन लूँगा तो मुझे कुछ ना कुछ तो दिक्कतें आएंगी, लेकिन उन दिक्कतों के लिए जरिए हैं, उन दिक्कतों को दूर किया जाएगा। ये जो संगठन है मैं ब्राह्मणों महासभा, इसका केवल एक उद्देश्य है, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, जो हमें छेड़ेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हमारी चीज़ें सीमित हैं, अभी हम सीमित लोग हैं, सीमित संसाधन है,
तो अब धीरे धीरे इस पे कार्य कर रहे हैं, किस तरीके से इस संगठन को देश विदेश तक पहुंचाया जाए और संगठन को मजबूत किया जाए। एक आइडियोलॉजी है कि नहीं, हमारा समाज है, हमारा समाज अच्छे लोगों का समाज है, इसको किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए सबको गाली अगर जो देगा तो उसको भी झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हाल में ही आपने गुप्तार घाट से लखनऊ के लिए पदयात्रा का वो किया था, उसमें पदयात्रा आप लोगों ने निकाली भी, लेकिन प्रशासन द्वारा उसको रोक दिया गया। उसमें क्या असर हुआ? उसमें प्रशासन तक बात पहुंची या नहीं पहुंची? कोई असर हुआ या नहीं हुआ? हाँ देखिए, प्रशासन तक बात गई, शासन प्रशासन तक बात गई, तभी बसपा के बड़े नेता हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी, वो कह रहे हैं हम खुशी दुबे का केस लड़ेंगे, है ना। सारी राजनीतिक पार्टी आज ये समझ गई, खुशी दुबे, रेखा अग्निहोत्री, हीरू कीमा, अमर कीमा, कुछ महिलाएं हैं जो निर्दोष फंसाई गई हैं, सबकी बात आज सारे राजनीतिक दल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं असर होता है, इस सामाजिक जो कार्य होते हैं उनका असर होता है। हमने किसी अपराधी की पैरवी नहीं करी, हम समाज भाई किसी अपराधी की लेकिन अपराध मैंने अपराध किया, इसका मतलब थोड़ी ना मेरी बीबी को गोली मार दोगे, मेरे बच्चे को मार दोगे, मेरे बच्चे का भविष्य खराब कर दोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अपराध की सजा अपराधी को मिलनी चाहिए, न कि उसके परिवार को। इस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। सब ब्राह्मण समाज में जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे मेरा मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो अपराधी नहीं है, रंगबाज है, अपने समाज को रक्षक करने की स्थिति में है, तो मैं ब्राह्मण महासभा ऐसे लोगों के साथ हमेशा है। लेकिन जो समाज में आपराधिक कृत्य करे हैं, जिन्होंने किसी को गोली मारी है, किसी बहन बेटी की इज्जत की बात, तो वो उससे ब्राह्मण समाज से कोई मतलब नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय चुनाव आ रहा है पास में, अब बसपा सपा दोनों राजनीतिक पार्टियों का अब ब्राह्मण पे प्रेम जाग रहा है, तो उसमें क्या इसमें क्या उनका स्वार्थ छुपा हुआ है? उनको ऐसा क्या दिख रहा है जो मतलब एकदम से अभी तक किसी ने ब्राह्मणों के बारे में नहीं पूछा, अब ये अचानक इनको ऐसा क्या आ गया जो बिल्कुल ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है बसपा? ये सब क्या है, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, जो काऊ बेल्ट होती है, जो हिंदी भाषी इलाके हैं, इसको काऊ, तो इसमें क्या होता है, ब्राह्मण बहुत एग्रेसिव भूमिका में रहता है चुनावों में। ब्राह्मण का मतलब ये है कि ब्राह्मण वो कौम है जो बैठेगी तो 4 लोगों को और अपनी तरफ मोटिवेट कर देगी वोटिंग के लिए और इस पर्पज से लिए। तो इनकी मजबूरी है, ये केवल सत्ता के लोग हैं, सत्ता के लिए जाना चाहते हैं। इनके पास इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है ये ब्राह्मण समाज के लिए क्या क्या करेंगे। ये किसी का परिवार बढ़ जाएगा, कोई मिश्रा जी बढ़ जाएंगे, कोई दुबे जी बढ़ जाएंगे, कोई शुक्ला जी बढ़ जाएंगे, लेकिन समाज इनके किसी भी मूवमेंट से आगे नहीं बढ़ेगा, ये तो फिक्स बात है। इनका ब्राह्मण प्रेम केवल सत्ता पाने की एक चाबी के रूप में उसको देख रहे हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। सब प्रोपेगेंडा है, सब फर्जिफिकेशन है, ये सब चीज़ें। अच्छा, अभी हाल में ही कानपुर में ही कम से कम 100 ब्राह्मण संगठन चल रहे हैं, तो उनसे आप अपना क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके बारे में मतलब उनसे क्या बोलना चाहेंगे? कोई संदेश ऐसा है जो उनको देना चाहेंगे? देखिए, ब्राह्मण संगठन चल रहे हैं, वो सब अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे समाज में इतने संगठन चल रहे हैं और एक दूसरे को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरा बस उनसे ये आग्रह है कि जब समाज की कोई बात आए तो आप दलगत राजनीति से ऊपर उठ के किसी भी मूवमेंट में, कोई भी, जैसे खुशी दुबे वाला मामला था तो कोई भाजपाई हो गया, कोई सपाई हो गया, कोई सारे दल एक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके समाज में गलत है तो गलत का साथ छोड़ दीजिए, लेकिन जो निर्दोष है उसके लिए आप दल की बात छोड़ के खड़े होइए। क्या बन जाएंगे आप? कोई आपको प्रधानमंत्री तो बना नहीं देगा कि भाई प्रधानमंत्री बनने की आपकी हैसियत नहीं है अभी। तो आप कम से कम अपने समाज के तो होकर रहिए, जिस समाज से आपको इज्जत मिली। ब्राह्मण समाज वो समाज है जिसको बचपन से ही पैर छुआने का अधिकार मिल जाता है। लोग पैर छूते हैं, पंडित जी पाए लागू करते हैं, पंडित जी छोटे छोटे बच्चों के ब्राह्मणों को पैर छू जाते हैं। आप जाके किसी दल की चाटुकारिता करके अपना अस्तित्व क्यों गिराते हैं, ब्राह्मणों का अस्तित्व क्यों गिराते हैं? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि समाज की जब बात हो, समाज के विषय में जब लड़ाई हो, तो सबको दलों से ऊपर उठ के, संगठनों से ऊपर उठ के सारी सीमाएं लांघ के समाज के साथ खड़ा होना चाहिए। आंदोलन ब्राह्मण समाज के लिए है, तो आपको उस जगह सबको एक साथ दिखना चाहिए, झंडा बैनर हटा के अपना। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे ब्राह्मण संगठन एक होकर एक साथ कार्य करें तो ज़्यादा असर आएगा? देखिए, तो ये ब्रह्मा जी ने बोला था और ब्राह्मणों को ये श्राप है कि 3 ब्राह्मण एक खोपड़ी के नहीं हो सकते। तो 100 संगठनों और 110 संगठनों को एक खोपड़ी का करना, ये दुर्गेश मणि त्रिपाठी के बस की बात नहीं है। दुर्गेश मणि त्रिपाठी का एक ये माध्यम हो सकते हैं। मैं स्पष्ट बोलता हूँ, हर मीटिंग में बोलता हूँ, हर जगह बोलता हूँ कि मैं ब्राह्मण महासभा केवल इसलिए आई है कि आप सब एकत्र हों। मेरा तो सबसे पहला टारगेट ही ब्राह्मण महासभाएं हैं जो चल रही हैं दुकानों के तरीके। आप एकत्र हों, आप एक शॉपिंग मॉल बने कि जैसे मैं ब्राह्मण महासभा है, अलीगढ़ में उन किसी संगठन के कार्यकर्ता को तकलीफ हुई तो वहाँ का जो संगठन है वो तुरंत उसकी मदद करे। तो
दुकानें ख़त्म करनी पड़ेंगी और एक भव्य शॉपिंग मॉल बनाना पड़ेगा। जब हम भव्य रहेंगे तो हमारे यहाँ तरह तरह के ग्राहक आएंगे, तरह तरह की चीज़ें आएंगी और सब बिकेगा, सबका सामान बिकेगा, सबका साथ सबका विकास, यही गणित रहेगी। जब तक आप सशक्त नहीं होंगे तब तक आपको समाज पूछने नहीं जा रहा, आप किसी लेवल के नहीं हो। अच्छा, तो अब आखिरी में आप अपने ब्राह्मण समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? तो भाई मैं तो हमेशा कहता हूँ किसी को छेड़ो नहीं, कोई छेड़े तो छोड़ो नहीं। और आप तभी सशक्त होगे जब आपके बगल वाला ब्राह्मण परिवार या आपके अगल बगल के मित्र यार जो हैं, सबसे आपका सामंजस्य बैठा रहे कि अगर आपके खिलाफ कोई मामला हो तो 10 लोग आपके साथ खड़े रहें। मेरा एक ही उद्देश्य है, इस संगठन का ही एक उद्देश्य है कि गांव घर हर जगह आपकी यूनिटी तैयार हो जाए ताकि आपके खिलाफ ज़्यादा लोग एग्रेसिव हो जाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप अपराधी हो तो अपराधी की मदद करें, आप सही आदमी की मदद करें, लेकिन जो कम से कम कमज़ोर है, निर्धन है, जिसके पास समस्याएं हैं, उसके साथ खड़े होके उसका दुख दर्द तो बांटिए आप जाके। तो कुल मिलाकर एक ही संदेश है एकता का कि आपको एक रहना है। इसी दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं और ईश्वर चाहेगा तो हम एक न एक दिन सफल होंगे। ये फिक्स है कि सफलता तो मिलेगी, 100% मिलेगी। तो खुशी दुबे की जो न्याय यात्रा हुई थी उसके लिए आगे आप क्या करना चाहेंगे? हम लोग लगातार उसकी आवाज़ उठाएंगे। बहुत सीमित साधन के लोग हैं, जो कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन वो लड़की ब्राह्मण घर की निर्दोष बच्ची है, उसकी आवाज़ निरंतर उठाएगी मैं ब्राह्मण हूँ महासभा। और मैं सभी ब्राह्मण संगठनों से आग्रह करता हूँ आप सब लोग उसको अपने घर की बच्ची मानकर हर जगह उसकी लिए आवाज़ उठाइए। उसकी नहीं, जो भी निर्दोष जा रहे हैं, जिसके भी ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर